आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, है ना। उसमें हम क्या करते थे, कार्बन जैसे हमने बनाना है CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो हम सबसे पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते थे। 4 डॉट्स बना दिए, हर एक डॉट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करो, और इस वाले भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करते थे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों हो और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ जाए, ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो इस वाले सर्कल में जो मैंने अभी बनाया उसमें हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। फिर हम एक और दूसरा सर्कल बनाते थे इस वाले ऑक्सीजन के साथ, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसे कोई फैटी एसिड है, ठीक है, उस फैटी एसिड में इतने सारे इतना बड़ा स्ट्रक्चर और इतने सारे कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं। मतलब ये मैंने बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाया है जो कि अभी हमने नहीं सीखा है। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम ऐसे मॉलिक्यूल को लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अगर हम रिप्रेजेंट करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि हर बॉन्ड को, मतलब हर 2 इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट, यानी कि एक डैश होता है, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के एक बॉन्ड को एक डैश से, दूसरे बॉन्ड को दूसरे डैश से। अब ये बॉन्ड, ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डैश रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे ही CO2 दूसरे ऑक्सीजन से भी बॉन्डेड है, तो एक बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बन गया डैश स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया हमारा डैश स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट से हम आए डैश स्ट्रक्चर पे। अब डैश स्ट्रक्चर का भी यही पंगा है, हम इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जैसे अब ये है CH3 है, CH3 CH2 CH2 CH2, एक और CH2, एक और CH2, और फिर जाके C डबल बॉन्ड OH। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बनाने लग गए तो इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसका क्या करें, डैश स्ट्रक्चर तो ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से कम टाइम लग रहा है, पर इसमें वैसे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस बॉन्ड लाइन फार्मूला को भी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंडेंस्ड फार्मूला में लिखते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है, एक तो ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हम दिखाते हैं ना, ये ओमिट कर देते हैं, ये नहीं दिखाते। तो कार्बन, जैसे पहला वाला कार्बन है, इसका कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, तो हम लिख देंगे CH3, ठीक है। अब देखिए, C नेक्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, फिर उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो CH2 यूनिट है वो रिपीट हो रहा है। कितना रिपीट हुआ, एक बारी, 2 3 4 और 5 बारी रिपीट हुआ ना, तो हम लिख देंगे CH2 कितनी बारी रिपीट हुआ, 5 बारी, और उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड्स बना भी सकते हो या फिर सीधा लिख भी सकते हो ऐसे, CH3 CH2 5 C डबल बॉन्ड C, 2 ऑक्सीजन और OH। ये हो गया हमारा कंडेंस फार्मूला। इससे क्या है, इससे हमें एक तो टाइम बच रहा है और हमें पता भी चल रहा है कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, सब इन्फॉर्मेशन हमें इस फार्मूला से मिल रही है। पर अब इसका एक और डिसएडवांटेज है,
जब हमें रिएक्शंस करनी होंगी तो हम स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे कि कौन से रिएक्शन, कौन से हमारे इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन से कार्बन पे हमारी रिएक्शन हो रही है, या कौन सा हाइड्रोजन लिया जा रहा है। तो इस कंडेंस फार्मूला से हम वो चीज़ नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करते हैं, हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसमें क्या होता है, उसमें हम जिगजैग चेन बनाते हैं। जैसे पहला कार्बन हो गया ऐसे ऐसे जिगजैग चेन बनाते हैं। इसमें क्या, जो ये टर्मिनल कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है CH3 ग्रुप को, ये वाला कार्बन। और ये जो किंग्स हैं बीच बीच में, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक CH2 यूनिट को। ठीक है, हम हाइड्रोजन्स नहीं दिखाते क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम मान के चलते हैं कि ये हाइड्रोजन्स है। हम ऐसे कार्बन को भी नहीं लिखते कि ये कार्बन है, सिर्फ ऐसे जिगजैग सी चेन बना देते हैं और मान लेते हैं कि ये जो किंग है वो एक कार्बन है। ठीक है, और सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उनको लिखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एसिड था तो C+O OH हमने लिख दिया। और हमने हाइड्रोजन क्यों लिखा, क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये किसी और एटम के साथ अटैच है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन होंगे हम उन्हें नहीं लिखेंगे, बाकी किसी भी और एलिमेंट, कार्बन को छोड़ के किसी भी और एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन है तो आपको वो लिखना होगा। अब ऐसा क्यों कि हमने इस फंक्शनल ग्रुप को ही क्यों अलग से दिखाया, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है कंपाउंड में, वही डिटरमाइन करता है कि हमारा कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। जैसे ये एसिड है, एसिड की वजह से हमें पता चला कि ये, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो ये H+ दे देगा, या फिर ये किसी एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप ही जो होता है वो मेन चीज़ होती है कंपाउंड की। बाकी जो हमारा कार्बन चेन है वो स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब वो इस फंक्शनल ग्रुप को सपोर्ट करता है कि हाँ भाई तू जा, तू रिएक्ट कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसा ऐसा काम होता है इस स्केलेटन या कार्बन चेन का। ठीक है, अब कार्बन चेन हो सकती है या कार्बन की रिंग भी हो सकती है। अगर रिंग बनेगी तो हम रिंग को कुछ ऐसे बनाते हैं, है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये है डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस डैश स्ट्रक्चर को हमें अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाना होगा तो हम सीधा बस ऐसे बना देंगे, एक पेंटागन बना देंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाने के लिए। अगर हम चार मेंबर की रिंग बनानी होगी तो हम एक ऐसे स्क्वायर से बना देंगे। 3 मेंबर की रिंग बनानी होगी तो एक ट्रायंगल बना देंगे। तो जो हर ये कॉर्नर है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स अ CH2 ग्रुप। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कुछ OH है तो इस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, तो आप दिखाओ कि इस कार्बन के साथ OH जुड़ा है। तो ऐसे जो फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो सबसे सही होती है, क्योंकि इससे सब क्लियर हो जाता है, हमें फालतू लिखना भी नहीं पड़ता, ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ता, और सारा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियरली हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स को या इन्हीं मॉलिक्यूल्स को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, 2-3 ही तरीके होते हैं 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम पेपर पे इतना सारा, मतलब इतना क्लियरली 3D स्ट्रक्चर्स को दिखा नहीं सकते, तो वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।